देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस महोत्सव का आयोजन देश भर में किया जाएगा। शुक्रवार 12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम के अभय घाट से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। 15 अगस्त 2022 से पहले केंद्र सरकार 75 हफ्तों तक अमृत महोत्सव का आयोजन करेगी और इसको साल 2023 तक बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दांडी यात्रा को भी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे, जिसका आयोजन 12 मार्च से 5 अप्रैल 2021 तक किया जाएगा। गौरतलब है कि साल 1930 में 12 मार्च के ही दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के नमक कानून के विरोध में दांडी यात्रा की शुरुआत की थी और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर अंग्रेजों के कानून को तोड़ दिया था। इसके बाद उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय दांडी यात्रा में 81 लोग सम्मिलित हुए थे। इस बार की दांडी यात्रा में भी देश के अलग अलग राज्यों की सामाजिक कार्यों से जुड़े 81 लोग साबरमती से पदयात्रा की युवा पीढ़ी को 1857 से 1947 के बीच चले स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी देने, आजादी के 75 वर्ष में देश के विकास तथा आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक विश्व गुरु भारत की तस्वीर दिखाने के लिए अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर हीरामन तिवारी इतिहासकार हैं हमारे साथ, और साथ में डॉक्टर कुलदीप रत्नू हैं जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निदेशक डायरेक्टर हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर कुलदीप रत्नू भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के निदेशक हैं। आपसे ख़ास तौर पर यह जानना चाहूँगा, 75 हफ्तों तक ये अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। ऐसे में आप इस आयोजन को और इसके मकसद को किस तरह से देख सकते हैं और किस तरह से आप इसे लेते हैं, और आपके हिसाब से इस आयोजन के दौरान क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसको शामिल किया जाना चाहिए? ये जैसा अभी प्रोफेसर तिवारी जी ने बताया कि अमृत महोत्सव स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पे मनाने का जो तय किया है, और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनी है, और प्रधानमंत्री ने अपनी पहली बैठक में उस समिति की बैठक में जो संदेश दिया, उसमें उनका आग्रह यही है कि हम पूरे देश को इसमें ऐसी गतिविधियां करें कि पूरा देश इसमें शामिल हो। बिल्कुल। इसके दो प्रमुख आयाम हैं। पहला आयाम है कि हमारी एक लंबी स्वतंत्रता संग्राम की जो कड़ी रही और एक पूरी श्रृंखला रही है, एक गाथा रही है, हमें अपनी वर्तमान पीढ़ी को उस पूरी गाथा से अवगत कराना भी जरूरी है कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम कोई छोटे से किसी कुछ सालों के संघर्ष से या कुछ दशकों के कुछ राजनीति से तो ये स्वतंत्रता नहीं मिल पाई। और हमारा जो संघर्ष चला, वो संघर्ष आप देखिए, पहले अरब से आक्रमण हुए, उसके बाद यूरोप के लोग आए, व्यापारी बन के आए, फिर धीरे धीरे यहाँ कब्जा जमाया और उपनिवेशवाद में के जकड़ में हम आए, और सदियों तक भारत के लोग, और भारत का आप देखिए ये बहुआयामी आक्रमण हुआ। भारत के सांस्कृतिक प्रतिमानों पर आक्रमण हुआ, भारत के धार्मिक प्रतिमानों पर आक्रमण हुआ, सामाजिक व्यवस्था पर हुआ, शैक्षिक व्यवस्था ध्वस्त की गई, आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त की गई, तो राजनीतिक व्यवस्था में पूरा बदलाव आया। तो आप देखेंगे कि बहुआयामी आक्रमण रहा, लेकिन भारत की जनता ने, भारत के हर वर्ग ने, भारत के राजा ने, भारत के व्यापारी ने, भारत के श्रमिक ने, भारत के साधु संत ने, भारत के किसान ने, भारत के आदिवासी ने, वनवासी ने, महिलाओं ने, हर वर्ग ने संघर्ष किया। वो संघर्ष किस लिए था? संघर्ष था स्वराज की कामना के साथ, और उस स्वराज की कामना के साथ पीछे जुड़ी हुई थी स्वदेशी की भावना, स्वभाषा की भावना, स्वधर्म को बचाने की भावना। बिल्कुल। तो इन आयामों के लिए जो लंबा संघर्ष चला, तो पहला हमारा दायित्व बनता है कि उस पूरे संघर्ष की जो गाथा है उससे हम उसके बारे में शोध करें, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें, और हम देश के सामने वो रखें, और देश के सभी लोगों को भी हम उसमें जोड़ें कि आप भी अपने अपने जिले में, अपने शहर में किस तरह कार्यक्रम, स्वतंत्रता के लिए क्या क्या संघर्ष चले, और उनकी जानकारी एकत्र करें और उस तरह के कार्यक्रम करें ताकि लोग जुड़ पाएं और ज्यादा से ज्यादा जानकारी पाएं। बिल्कुल। दूसरा बिंदु है वह है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारा जो ये बिल्कुल। डॉक्टर कुलदीप रत्नू, वहीं पर आ रहा हूं जहां पर हमने बातचीत छोड़ी थी कि पिछले 75 सालों की जो यात्रा रही है, बहुत कुछ हमने हासिल किया, बहुत कुछ छूट गया है, और प्रधानमंत्री इस अवसर पर
सभी लोगों से अगले 25 सालों के लिए, यानी जब हम इसका आज़ादी की जो सभी वर्षगांठ है उसको जब मनाएंगे, अगले 25 सालों के लिए प्रधानमंत्री लोगों से सुझाव भी मांग रहे हैं। आप बताइए कि पिछले 75 सालों की यात्रा में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हमारी मुख्य तौर पर छूट गई हैं जिनको हमें अगले 25 सालों में प्राथमिकता के आधार पर लेने की ज़रूरत है। चर्चा में रखा और जी हाँ कि ये जो स्व का भाव है, ये स्व का भाव कहीं पीछे छूट गया, क्योंकि अंग्रेजों की जो शासन व्यवस्था थी और उसका जो पूरा हम कहेंगे कि ताना बाना था, वह ताना बाना हमने वैसा का वैसा लेके और आजाद भारत को भी उसी रास्ते पे आगे बढ़ाने का प्रयास किया। यह सही है कि कई क्षेत्रों में भारत की जनता ने अपनी जिजीविषा से, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे व्यापारियों ने, हमारे किसानों ने, मजदूरों ने, पुरुषों ने, स्त्रियों ने, बच्चों ने, सबने मेहनत करके आज भारत को विश्व के अग्रणी देशों में लाकर खड़ा किया है। 1947 में न केवल विदेशियों को, न केवल ब्रिटेन के लोगों को जो छोड़कर जा रहे थे, बल्कि भारत में भी कई लोगों को ये आशंका थी कि हम कैसे संभालेंगे, कैसे ये देश आगे बढ़ेगा। लेकिन हमने तमाम आशंकाओं को झुठलाते हुए, तमाम खतरों पे पार पाते हुए और लगातार विदेशी आक्रमण भी झेलते हुए भारत ने अपनी वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगति की है। लेकिन आपने प्रश्न किया कि हमारे लिए अगले 25 वर्षों के लिए क्या विषय महत्वपूर्ण होने चाहिए। बिल्कुल। पहला सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को हम स्व के अनुकूल बनाएं, भारत के हितों के अनुकूल बनाएं, भारत की भावना के अनुकूल, भारत की संस्कृति के अनुकूल और भारत की सोच के अनुकूल बनाएं। और ऐसी हम शिक्षा व्यवस्था खड़ी करें कि भारत विज्ञान में, तकनीकी में, आज हम बहुत कुछ विदेशों से हमें तकनीकी के मामले में कई बार हमें उनसे लेना पड़ता है। आप उसको कहिए कि वेदर वी परचेज टेक्नोलॉजी और वी इनवाइट देम कि आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, अपना प्लांट लगाइए। तो हम ये चाहते हैं कि भारत की आज आर्थिक प्रगति और वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति, ये दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए, और इनमें जो कुछ थोड़ा बहुत छूट गया, हम कहना चाहेंगे कि आज जो विश्व के 1-2 अग्रणी देश हैं, उनके मुकाबले हमें अब तेजी से आगे बढ़ना है। और ये 25 साल हैं, जिन 25 सालों में हमारी क्षमताओं का हम पूरा उपयोग करें। और इसमें एक महत्वपूर्ण ये भी है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था, और उसमें अभी नई शिक्षा नीति में आया भी है कि हम प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दें। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो सोच है और जहां हमारी भावना है, उसी को हम आगे बढ़ाएं, और न केवल अपनी शिक्षा के हिसाब से, अपनी संस्कृति के लिहाज से हम आगे बढ़े, बल्कि हम वैश्विक चिंतन का जो हमारा परिदृश्य है, हमारा जो आध्यात्मिक आधार रहा है, विश्व के कल्याण की भावना के साथ हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो चिंतन किया, मनन किया, ग्रंथ लिखे, दर्शन दिया, उसको भी हम विश्व के सामने रखें। अभी तक मुझे लगता है कि इस मामले में हमारी तरफ से कुछ हिचक रही है, आत्मविश्वास की कमी रही है। हमें यह अगले 25 साल का जो समय है, यह विश्व को मार्गदर्शन करने में, विश्व का नेतृत्व करने के लिए अपने आप को तैयार करने में ध्यान देना। डॉक्टर कुलदीप रत्नू जी, एक बात जो हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारी हमारी गौरवशाली परंपराएं हैं, बहुत सारी गौरवशाली चीज़ें हैं जिसकी स्वीकार्यता पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन उन्हीं चीज़ों को कहीं ना कहीं, मतलब हमारे देश में जितना बढ़ावा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो ऐसे में क्या आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ जो कि जानबूझ करके ऐसी चीज़ों को दूर रखा गया, और ऐसी चीज़ें जितनी स्वीकार्यता और जितना अपनाया जाना चाहिए था भारत में, उसे जो अतीत की गौरवशाली चीज़ें हैं, गौरवशाली परंपरा हैं, उनको कहीं ना कहीं जड़ों से, जिसे कहते हैं काटने वाली बात, एक कोशिश कहीं ना कहीं ये भी रही कि जड़ों से काटा जाए, जिसको अब सुधारने का वक्त आ गया है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो विदेशी आक्रमण राजनीतिक स्तर पे रहे, उनका प्रतिकार हुआ, जो सांस्कृतिक, धार्मिक स्तर पर जो आक्रमण हुए, उनका भी प्रतिकार हुआ जी। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि जब हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, तो उसका
अर्थ ये होना चाहिए था कि अब हम स्वतंत्र हुए, अब हम अपने स्व के अनुसार हम चिंतन करेंगे, स्व के अनुसार हम शिक्षा ग्रहण करेंगे और जो हमारे हित में है उसके अनुसार हम हमारा विकास का कार्यक्रम भी बनाएंगे। लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता के बावजूद हमने सांस्कृतिक स्वाभिमान और स्वतंत्रता पर ध्यान नहीं दिया और हमने वही जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर एक शिक्षा पद्धति थोप दी थी और जो प्रशासनिक प्रणाली और जो न्यायिक व्यवस्था जो कुछ हमारे ऊपर थोप दिया गया, हमने उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाया। तो इसमें क्या हुआ कि हमारे स्व का जो भाव था और हमारी, जिसको हम कहना चाहिए कि अंतर्निहित जो हमारी शक्ति थी वह कमजोर होती गई और पीढ़ी दो, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी आते आते उस शिक्षा व्यवस्था से और उस मीडिया से, उस बौद्धिक चिंतन से, एक प्रकार का विदेशी अवधारणाओं पर आधारित राजनीतिक सामाजिक जिसको हम कहना चाहिए कि सारा चिंतन मनन जो चला और एक डिस्कोर्स जो खड़ा किया गया देश में, उसका बहुत दुष्प्रभाव हुआ। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये देश अपनी संस्कृति से इतनी गहराई से जुड़ा है कि ऐसे प्रयास तो 1000 सालों से हो रहे हैं संस्कृति से काटने के लिए, अध्यात्म से काटने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भारत मजबूती से अपनी जड़ों से जुड़ा रहा और समय समय पर भारत ने ऐसे जो भी प्रयास हुए, चाहे वो सोमनाथ के मंदिर का हो या राम जन्मभूमि के विषय का हो या विवेकानंद केंद्र, विवेकानंद की स्मृति के लिए जो बनाया गया वहां पर कन्याकुमारी का, तो ये सारे ऐसे कार्यक्रम थे जिसमें देश ने पूरी एकता के साथ, पूरे ताकत के साथ अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया। बिल्कुल। और यह जो इच्छा शक्ति है देश की कि हम हमारे अनुसार हमारे स्व की पहचान करते हुए और हमारी शक्तियों को पहचानते हुए और हमारी आवश्यकताओं को पहचानते हुए हम आगे बढ़े। लेकिन हम आगे बढ़े, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, महर्षि अरविंद ने उत्तरपाड़ा भाषण में कहा कि यह देश उठ रहा है, यह देश अपने लिए नहीं उठ रहा है, यह देश पूरी मानवता को दिशा देने के लिए उठ रहा है। तो हमारे ऊपर सबसे बड़ा दायित्व है कि आज पूरे विश्व में जो संकट है, जो आर्थिक व्यवस्था का जो संकट खड़ा हो गया है, जो मानसिक तनाव का एक संकट खड़ा हो गया है, पारिवारिक विघटन का जो संकट खड़ा हो गया है, बड़े विध्वंसकारी हथियार इकट्ठे हो गए हैं, तो एक दूसरे की लूट, एक दूसरे से घृणा, तनाव, इन सब के ऊपर प्रेम और शांति का संदेश भारत ही दे सकता है अपने योग से, अपने अध्यात्म से, अपने आयुर्वेद से और हमारा जो भी दर्शन है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए लक्ष्य है, जिसपे हमारे विद्वान काम करें, जिसपे हमारे अधिकारी काम करें, जिसपे हमारे राजनेता काम करें, मीडिया के लोग काम करें, न्याय व्यवस्था उसके अनुसार खड़ी हो और हमारे कानून व्यवस्था में लगे हुए लोग उस अनुसार मानसिकता अपनी विकसित करें। सामाजिक व्यवस्था उस तरह से हो कि हम समाज का हर वर्ग है वो अपनी जिम्मेदारी भी, अपना दायित्व भी समझे। सिर्फ सरकारी व्यवस्था के लिए हम निर्भर नहीं रहे कि एक दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर भी बैठा हर छोटे काम के लिए दिल्ली की तरह मुंह ताके। ये व्यवस्था हमारे लिए कभी ठीक बिल्कुल।